अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हमने लेक्चर नंबर 2 की प्रिपरेशन करनी है। कोर्स हमारा CS 101 है, यानी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस। और फर्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा 3.4 तक था और आज हम 3.5 यानी फ्लिप अ क्वीन से स्टार्ट लेंगे। देखिए, फ्लिप अ क्वीन क्या है या कौन सी टर्म है। इसमें यह होता है कि कुछ लोग जब गेम खेलते हैं तो वो टॉस करते हैं। टॉस के लिए उन्हें एक क्वीन की ज़रूरत होती है, लेकिन अब क्या है, अब गूगल ने इस चीज़ को भी थोड़ा इजी कर दिया है। आप क्या करेंगे, आप अगर फ्लिप अ क्वीन जाके गूगल पे लिखेंगे तो वो आपको टॉस प्रोवाइड कर देगा, जिससे हेड या टेल जो भी आपका आएगा वो आप कर सकते हैं। यानी अब आपको क्वीन को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक सिक्का होता है ना, उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है आपको कि आप अपने टॉस कर सकें। तो बेसिकली फ्लिप अ क्वीन यहाँ पे इसलिए मेंशन किया गया है ताकि आपको उन्होंने ये चीज़ें बताई। देखिए, 3.3 का जो हेड टॉपिक था ना, हमारा हेड वो यही है कि हमने गूगल पे चीज़ों को सर्च कैसे करना है, ट्राई सर्चिंग ऑन गूगल। तो वो यही कह रहा है, अगर आप टॉस को जाके सर्च करेंगे तो आपको ऑथेंटिक चीज़ें नहीं मिलेंगी। आपको एक ऑथेंटिक क्यूरी का पता होना चाहिए। अगर आपको पता है फ्लिप अ क्वीन का मतलब है टॉस, तो आप इजीली वहां पे जाके अपनी क्यूरी पेस्ट करें। क्यूरी का मैंने आपको बताया फर्स्ट लेक्चर के अंदर, सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनको हम अपने वेब ब्राउजर में जाके पेस्ट करते हैं और हमें अपनी रिक्वायर्ड चीज़ मिल जाती है। मतलब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता चीज़ों को सर्च करने में। तो आपकी जो क्यूरी है वो जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना अच्छा रिजल्ट आपको गूगल पे मिलेगा। नेक्स्ट है क्यूरी फॉर्मुलेशन। क्यूरी फॉर्मुलेशन में भी वो यही कह रहा है कि आप अपनी क्यूरी को, आप अपने वर्ड्स को, सेट ऑफ वर्ड्स को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं या इतना शॉर्ट और टू द पॉइंट बना के जो है वो गूगल करें कि आपको चीज़ें बहुत इजीली जो है वो मिल जाए। यहाँ पे अगर आप वो HC की बात कर रहे हैं तो आप अगर ये जाके सर्च करेंगे अपने, ये क्यूरी है, ठीक है, ये सारी क्यूरीज हैं, फ्लिप अ क्वीन, हेड हर्ट्स, HC, ठीक है। अगर ये आप करेंगे तो आपको किस चीज़ से रिलेटेड सिर्फ रिजल्ट्स देगा, पेन किलर से रिलेटेड। इसी तरह अगर आप हेड ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी फाइंड करना चाह रहे हैं तो आप बजाय ये लिखने के जस्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी, आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी पहले लिखेंगे, फिर वहां से जाके हेड की कैटेगरी देखेंगे, फिर उसकी लोकेशन देखेंगे, फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखेंगे। तो अगर आप इतनी स्ट्रॉन्ग अपनी क्यूरी बना लें कि आप डायरेक्ट लिखें हेड ऑफ द वर्चुअल यूनिवर्सिटी, तो आपके पास डायरेक्टली वो आ जाएगा। यानी कि उसने थ्री वाले टॉपिक में सिर्फ ये बताया है कि चीज़ों को सर्च करने के बहुत आसान ट्रिक्स और टिप्स होती हैं जिनको आप फॉलो करें तो आप इजीली चीज़ों को फाइंड करें। नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पे कैपिटलाइजेशन की बात की है कि जब भी आप गूगल पे कुछ चीज़ों को सर्च करते हैं तो उसको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैपिटल लेटर्स में चीज़ों को गूगल कर रहे हैं या फिर स्मॉल लेटर्स में, बस सिंपल ये है। और इसमें कैपिटल, अगर वो आपको इस तरह का कोई MCQ पूछ लेता है तो इस केस को हम कहते हैं केस इनसेंसिटिव। कंप्यूटर जो है या आपका जो क्रोम है वो इन चीज़ों के बारे में इनसेंसिटिव होता है, इसलिए इसको केस इनसेंसिटिव कहते हैं। डज नॉट, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उस कैपिटल में चीज़ों को सर्च कर रहे हैं या स्मॉल लेटर्स में। उसके बाद है वेदर सर्चिंग। वेदर के बारे में भी वो आपको एक ट्रिक दे रहा है कि अगर आप ये लिखें गूगल पे जाके वेदर, तो वो आपको किसी भी जगह का वेदर प्रोवाइड कर देगा, किसी भी जगह का वेदर उठा के दे देगा। लेकिन अगर आप एक स्पेसिफिक लोकेशन का लिख के अपनी क्यूरी को अच्छा सा बना के लिख के, यानी अगर आपकी क्यूरी ये है कि वेदर लाहौर, तो वो आपको स्पेसिफिक लाहौर का ही वेदर बताएगा रदर देन कि वो आपको किसी भी लोकेशन का उठा के वेदर दे दे। इसी तरह वो कह रहा है कि आप जो है गूगल पे कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, यानी आप कैलकुलेटर का यूज़ भी कर सकते हैं। आप गूगल पे जाके भी कर सकते हैं। इस तरह आपके कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेटर भी दिया होता है जो आपको एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि एग्जाम्स में तो आपके पास उन्होंने इंटरनेट प्रोवाइड नहीं किया होगा, तो आपने अपना ही कैलकुलेटर यूज़ करना है जो कि आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये पड़ा हुआ। उसके बाद वो कह रहा है इस तरह की कैलकुलेशंस आपने परफॉर्म करनी है। अगर आप ये वाली कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो मैं इसको करके देखती हूँ, या आप क्या करें, मैं यहाँ से साइंटिफिक ले लेती हूँ कैलकुलेटर। मैं कर लेती हूँ कि मैंने साइन की वैल्यू फाइंड करनी है। फंक्शंस कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने साइन की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन 0 क्या होता है, ठीक है, वो भी 0 होता है। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। ये स्टेरिक जो है एज एन मल्टीप्लिकेशन आपके लिए यूज़ किया गया, ये एक ऑपरेटर है।
टीचर्स ने यहाँ पे यही बताया कि आप, उसके बाद वो कह रहा है कि ये चीज़ें परफॉर्म करके देखें गूगल पे। ये सारी आपकी क्यूरीज हैं। फिर मैं आपका फिर से बता दूं कि क्यूरीज क्या होती हैं। आपके सेट ऑफ वर्ड्स हैं, जो भी एक्शंस आप अपने गूगल पे जाकर परफॉर्म करते हैं वो आपकी क्यूरीज होती हैं। और क्यूरी जो है आपकी सर्च में और आपके कीवर्ड्स में बहुत हेल्प करती है। उसके अलावा करेंसी की कन्वर्जन के बारे में बताया हुआ है कि आप करेंसी की कन्वर्जन फाइंड कर सकते हैं। ये भी कुछ क्यूरीज उसने दी हैं कि आप अपने गूगल पे जाकर सर्च करें। मैं आपको ये समझाने के बजाय ये भी कह सकती थी कि आपको गूगल तो करना आता ही है, तो बस उसने यही बताया कि गूगल पे चीज़ों को सर्च कैसे करते हैं। लेकिन ये गलत है, ऐसे नहीं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे इन लेक्चर्स के अंदर उन्होंने बड़ी चीज़ें अच्छी सी बताई हुई हैं। बहुत आपको जो है वो शॉर्ट करके चीज़ों का बताया, शॉर्टकट वेज बताए हुए हैं, जो मेरा नहीं ख्याल कि एक न्यू कमर स्टूडेंट्स को जो है पता होती हैं। आगे वो कह रहा है कि आपकी जो सोशल मीडिया जितनी भी ऐप्स हैं, वो फेसबुक हो या ट्विटर हो, वहाँ पे जो ऐड का साइन है ना, या ऐड का सिंबल जो है ना, वो ट्रेंडिंग पे होता है। अगर आप किसी चीज़ को सर्च करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप फीफा वर्ल्ड कप फेसबुक पे सर्च करना चाह रहे हैं तो आप ऐड फेसबुक यूज़ कर रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप ऐड ट्विटर पे करना चाह रहे हैं तो आप ऐड का सिंबल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल में आपके पास उससे रिलेटेड आ जाएगी इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे डिफरेंट। सर्च द क्यूरी ऑन अ पर्टिकुलर सोशल मीडिया, यू कैन ऐड सिंबल। वो कह रहे हैं जब भी आप सोशल मीडिया पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो आप ऐड के साथ सर्च करेंगे तो आपके पास अच्छे जो हैं वो रिजल्ट्स और अच्छी आपके पास जो है वो कीवर्ड्स आएंगे। उसके बाद आप प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहा है कि अगर आपने एक लैपटॉप खरीदना है तो आप बजाय जाकर डायरेक्ट वेब ब्राउज़र पे जाके लिख दें लैपटॉप, तो आपको वो चीज़ नहीं मिल सकेगी जो आप फाइंड करना चाह रहे हैं। आप ये करें, सबसे पहले देखें कि आपने बाय करना लैपटॉप, आप किसी बाय एंड सेल साइट पे जाएंगे, लाइक आप अमेजोन पे चले जाएं। फिर आप क्या करेंगे, आप अपनी रेंज देखेंगे, आपने 50,000 का लेना है, आपने 40,000 का लेना है, आप वहाँ पे ये सर्च करेंगे लैपटॉप PKR 50,000, मतलब आप अपनी रेंज बताएंगे, उससे रिलेटेड आपके पास कैटेगरीज आ जाएंगी और आप इजीली अपना लैपटॉप बाय कर सकेंगे। उसके बाद है हैशटैग। आपको पता है यूट्यूब और गूगल पे ऊपर हैशटैग जो है बहुत ट्रेंडिंग में है। लाइक आपने कोई एजुकेशन की वीडियो देखनी है किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, आप उस टॉपिक का नाम लिखेंगे, साथ में हैशटैग एजुकेशन, ये वाला हैशटैग एजुकेशन यूज करेंगे तो आपके पास उस एक टॉपिक से रिलेटेड हंड्रेड्स थाउजेंड्स फॉर्म में जो है वो आपके पास रिजल्ट्स मिल जाएंगे। उसके बाद है एक्सक्लूड्स वर्ड्स फ्रॉम क्यूरी। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आप जो है लंबी लंबी क्यूरीज लिखने के बजाय आप एक जैसे कि सिर्फ एक छोटा सा वर्ड यूज करें। लाइक मैं ये लिखने के बजाय कि लैपटॉप उर्दू में लिख दूं लैपटॉप 50,000 वाला, मतलब ऐसे ही कुछ लिखती जाऊं और अपना टाइम वेस्ट करती जाऊं। इसके बजाय मैंने डायरेक्ट लिख दिया लैपटॉप PKR 50,000 के इस रेंज में मुझे लैपटॉप चाहिए। तो ये एक मतलब आपने उन अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना जो आपका टाइम वेस्ट करें, बल्कि आप एक अच्छी सी शॉर्ट फॉर्म की क्यूरी यूज करें। उसके बाद है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच क्या है? आप सिर्फ उन्हीं वर्ड्स का यूज करें जो आप फाइंड करना चाह रहे हैं और आपको वही साइट्स मिलेंगी आपकी क्यूरी के साथ जो मैच होंगी। विल्ड कार्ड बेस्ड सर्चिंग। विल्ड कार्ड बेस्ड सर्चिंग क्या होती है? फॉर एग्जांपल एक बंदा ये सर्च कर रहा है इज थिकर देन वाटर। अब ये जाके अगर मैं गूगल पे लिखूं, आप भी लिख के देख सकते हैं इज थिकर देन वाटर, तो वो आपको कितनी चीज़ों के बारे में बता देगा। मे बी वो आपको ब्लड के बारे में बता दे, मे बी आपको किसी चीज़ के भी बारे में बता दे। क्यों? क्योंकि ये क्यूरी गलत है। आपने यहाँ पे कोई ऐसा स्टार्ट पे वर्ड लिखा ही नहीं है जिसके बारे में आप फाइंड करना चाह रहे हैं कि वो थिकर है देन वाटर। ठीक है, तो ये क्यूरी रॉन्ग है। आप इसके स्टार्ट में क्या है वो वर्ड बताएं जिसके बारे में आप फाइंड करना चाह रहे हैं कि ये थिकर है देन वाटर। नेक्स्ट उन्होंने ऑपरेटर्स की बात की। ऑपरेटर्स का आपको पता है 4 किस्म के ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और, नॉट और एक्सऑर। इनसे आगे भी होते हैं, ठीक है, नैंड हो गया, इस तरह के, लेकिन फिलहाल उन्होंने सिर्फ इन्हीं का जिक्र किया। और ये भी उन्होंने एज एन क्वेश्चन जिक्र नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये बताया कि अगर आप इस तरह की कोई क्यूरी लिखते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर, आपने इन ऑपरेटर्स के बारे में जानना है, तो अगर आप लिखते हैं कंप्यूटर एंड साइंस, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो आपको कंप्यूटर और साइंस इन दो वर्ड्स से रिलेटेड जो डाटा है वो आपको प्रोवाइड करें। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ है, अगर आपको ये MCQ आ जाए, विल गिव यू दोज पेजेस इन विच आइदर द टर्म कंप्यूटर एंड रिटन और साइंस इज रिटन, उसने कहा है कि दोनों को एट अ टाइम वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हाँ,
ये इट विल ऑल्सो रिटर्न दोज पेजेस इन विच बोथ टर्म्स आर ऑल्सो रिटर्न, के दोनों भी जिसमें लिखी हुई हैं इकट्ठी या अलग अलग, ये दोनों भी लिखे हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने सारी सर्चेस ही बताई हुई कि आपने किस किस तरीके से करनी है। नेक्स्ट आ जाए आप उसके ऊपर स्टॉक ऑपरेटर के ऊपर। फॉर एग्जांपल आपने जो है एप्पल एक कंपनी है, ठीक है, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इस वक्त उसकी करंट मार्केट में क्या जो है वो समरी है, तो स्टॉक मार्केट में, तो आप जो है वो स्टॉक कॉलन एप्पल लिख के अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो उसकी करंट समरी आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे उन्होंने देखें, अगर लाहौर का मैप आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसने कॉलन लगा दिया है। मूवी कोई फाइंड करना चाह रहे हैं, कॉलन स्टीव जॉब्स। तो इसी तरह अगर आप एक ऑथेंटिक क्यूरी का इस्तेमाल करेंगे या बस छोटे से वर्ड्स का इस्तेमाल करके अपनी जो आप सर्च करना चाह रहे हैं कि आपको विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चीज़ डायरेक्टली मिल जाए, तो आप जो है वो इस तरह की क्यूरीज लिखना शुरू कर दें या इस तरीके से सर्च किया करें। stocks.apple उसने लिखा है, map.lahore लिखा है, ये उन्होंने छोटी छोटी क्यूरीज बताई हैं कि आप इस तरह से लिखें। फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर की डेफिनेशन फाइंड करनी है तो आप लिखेंगे डेफिनेशन या डिफाइन कॉलन कंप्यूटर, तो वो आपको इससे रिलेटेड दे देगा। उसके बाद उन्होंने टिल्ट की बात की है। टिल्ट क्या होता है? स्लोपिंग पोजीशन होती है कह लें, या फिर कह लें कि मूवमेंट होती है। अगर आप टिल्ट लिखेंगे गूगल के ऊपर तो आप जो है आप अपनी गूगल की स्क्रीन को 360 डिग्री तक मूव करवा सकते हैं, ठीक है, रोटेट करवा सकते हैं। ये आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है कि टिल्ट क्या है। टिल्ट एक स्लोपिंग पोजीशन होती है या फिर कह लें एक मूवमेंट होती है जिसमें आप अपनी स्क्रीन को रोटेट करवा सकते हैं। अगर आप अपने गूगल पे जाके लिखेंगे तो आप जो है वो अपनी स्क्रीन को 360 डिग्री तक रोटेट करवा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने मॉड्यूल्स की बात की है, ठीक है। इन टाइटल क्या होता है, ऑल इन टाइटल क्या होता है, इन यूआरएल एंड ऑल इन यूआरएल क्या होता है, उनके बारे में बात करेंगे। अब ये जो इन टाइटल होता है ना, इसको आप मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिखी थी, ये देख लें। टू गिव एन ऑनर राइट, किसी बंदे को अथॉरिटी दे देना, ठीक है, किसी बंदे को अथॉरिटी दे देना आपका इन टाइटल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ये भी आप मतलब डेफिनेशन ये याद कर सकते हैं, टू गिव एन ऑनर और राइट या फिर गिवन अथॉरिटी। अगर आपने एक इन टाइटल दे दिया है वेब ब्राउजर में जाके आईफोन वर्स एंड्रॉयड, तो आपको इसी से रिलेटेड जो है वो सर्चेस मिलेंगे। ऑल इन टाइटल का क्या मतलब होता है, यहाँ पे अगर आप देखें इन टाइटल के अंदर आपने डबल कोटेशंस के अंदर जो है वो गूगल किया है जाके, जबकि ऑल इन टाइटल के अंदर आपने विदाउट डबल कोटेशन जो है जाके लिखना है, तो आपको जो है ऑथेंटिक क्यूरी होगी आपकी ये, और आप जो है इससे रिलेटेड डिफरेंट वेब पेजेस पे रिजल्ट जो है फाउंड आउट कर सकते हैं। इन यूआरएल और इन ऑल इन यूआरएल दोनों बेसिकली तो सेम होते हैं, लेकिन इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि बस इन दोनों का मेन डिफरेंस जो होता है ना वो यही होता है कि ये हमें ओनली वो रिजल्ट्स देता है जो कंटेन करते हैं स्पेसिफाइड वर्ड्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल आपने इन यूआरएल 2018 विचुअल यूनिवर्सिटी लिखा है, यहाँ पे लिख दें ऑल इन यूआरएल, ठीक है, ये वाला ऑल इन यूआरएल 2018 विचुअल यूनिवर्सिटी। इन दोनों में डिफरेंस क्या आएगा कि वो सिर्फ आपको वो स्पेसिफाइड वर्ड्स ही देगा जिसको आपने अपने यूआरएल के अंदर यूज किया। यूआरएल आपका क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये एक यूआरएल है, ये जो मैंने फाइल खोली हुई है ना, ये इसका यूआरएल है। इसी तरह का आपके क्रोम के ऊपर भी होते हैं, ठीक है। तो बस इसका इन यूआरएल और ऑल इन यूआरएल का डिफरेंस आप याद कर लें, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि हम क्या करते हैं, दोनों जो है वो सिमिलर हैं, बट ओनली रिजल्ट्स कंटेनिंग ऑल ऑफ द स्पेसिफाइड वर्ड्स इन द यूआरएल विल बी रिटर्न। सिर्फ स्पेसिफाइड वर्ड्स के रिजल्ट्स को ही हमें वो रिटर्न करेगा, बस ये डिफरेंस है इसमें, इन टेक्स्ट एंड ऑल इन टेक्स्ट। अच्छा, अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है, अगर आप देखें इन टेक्स्ट के अंदर उसने डबल कोटेशंस के अंदर इस पूरे सेंटेंस को लिखा है विचुअल यूनिवर्सिटी एडमिशन 2018, जबकि ऑल इन टेक्स्ट के अंदर उसने क्या किया है, विचुअल यूनिवर्सिटी एडमिशन 2018 को विदाउट डबल कोटेशंस लिखा है। तो ये जो डबल कोटेशन के अंदर है वो हमें क्या देगा, वो 2018 की होल फ्रेजेस को जो है वो इस वक्त जितने भी प्रेजेंट है उनको प्रोवाइड कर देगा, जबकि विदाउट डबल कोटेशन के अंदर वो क्या करेगा, सिर्फ उन पेजेस को, ठीक है, सिर्फ उन पेजेस को प्रोवाइड करेगा जिनके अंदर ये वाली टर्म अवेलेबल होगी। टर्म यानी सिर्फ ये वाली लाइन अवेलेबल होगी, विचुअल यूनिवर्सिटी एडमिशंस, ठीक है। इसमें वो होल फ्रेजेस को करेगा और इसमें वो सिर्फ टर्म को करेगा। उसके बाद आती है
प्रॉक्सिमिटी सर्च, प्रॉक्सिमिटी ये भी कुछ खास नहीं है। देखिए उन्होंने कहा है कि अगर आप सपोज करें कि आप ये 2 वर्ड सर्च करना चाह रहे हैं, एजुकेशन को और वर्चुअल यूनिवर्सिटी को। अब एजुकेशन जो है ना ये एक कैटेगरी है, क्योंकि इस कैटेगरी के अंदर बहुत सी फील्ड्स आ जाती हैं, वो कंप्यूटर साइंस की हो, किसी भी फील्ड की बात कर सकते हैं। लेकिन जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है ये भी एक इंस्टीट्यूट है, इसमें भी कैटेगरीज आ जाती हैं, लेकिन इसमें जो है वो स्पेसिफाइड आएंगी कि ये कौन कौन से कोर्सेज करवाती है। लेकिन एजुकेशन में हर चीज़ आ जाती है। तो कह रहा है कि जब आप इनको अलग अलग सर्च करेंगे तो वो आपको एक अलग चीज़ देगा, ठीक है, गूगल प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर आप इन दोनों को इकट्ठा मार्जिन देखेंगे इन तीनों वर्ड्स का, ठीक है, एजुकेशन, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का, तो वो आपको क्या करेगा, एक ऐसी क्यूरी प्रोवाइड करेगा या फिर सिर्फ वो वेब पेजेस प्रोवाइड करेगा जो इन दोनों वर्ड्स का जो होगा यूज यहाँ पे, ठीक है। और बस इसके अंदर और कुछ नहीं है, बस उन्होंने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। व्हाट वी शुड नॉट सर्च ऑन इंटरनेट, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप गूगल के ऊपर जो है वो सर्च नहीं कर सकते, वो हैं जी अच्छा, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम कौन सी चीज़ें जो हैं वो सर्च नहीं कर सकते और क्यों नहीं कर सकते। उसके उन्होंने 3 मेन रीजंस बताए हैं। एक उन्होंने बताया कि गूगल एड्स होती हैं, ये आपने एज एन हेडिंग याद करना है। दूसरा उन्होंने बताया है गूगल की सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं। और तीसरा होता है समटाइम्स व्हेन वी सर्च लाइक फ्री म्यूजिक वी कैन बी ट्रैक्ड टू प्रोवाइड अ वायरस विच माइट टू बी हार्मफुल ऑफ अवर कंप्यूटर। फ्री म्यूजिक हम डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर वायरसेस होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा कंप्यूटर जो है वो हार्मफुल हो जाता है। अब आपने ये 3 पॉइंट्स जो हैं वो अपने माइंड में रखने हैं कि कौन सी मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से हम इंटरनेट पे कुछ चीज़ों को सर्च नहीं कर सकते। गूगल एड्स होती हैं। गूगल एड्स क्या होती हैं, आपने कभी स्पॉन्सर्ड वीडियोस देखी होंगी फेसबुक पे या यूट्यूब पे, ठीक है, वो सारी क्या है, गूगल एड्स हैं। गूगल गिव यू एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक है, यानी आपने कोई इंस्टीट्यूट खोला है तो आप उस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कोई पोस्टर बनवाएंगे, कोई बैनर बनवाएंगे, ठीक है। तो कुछ लोग जो होते हैं वो वीडियोस बनवा लेते हैं, तो ये होती है एडवर्टाइजमेंट बेस्ड ऑन योर सर्च क्यूरीज, हिस्ट्री, जियोग्राफिकल लोकेशंस। अब अगर आपसे वो कह दे, एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि गूगल एड्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो बेस करती हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी एजेंसीज की बात करें तो इसमें ये आ जाता है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, ठीक है, सिर्फ आपने ये इतना याद रखना है। और इसमें क्या आ जाता है, फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे कुछ गेम्स होती हैं, सॉरी पोएम्स होती हैं, लाइक मैं इसकी एक वैसे एग्जांपल देने लगी हूँ। बच्चे पोएम्स देखते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात पोएम्स के अंदर कुछ इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए होते हैं कि जो कि बच्चों की एज के हिसाब से मायूब लगते हैं। तो कुछ लोग जो हैं वो इन चैनल्स को रिपोर्ट भी कर देते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं कि जी ये इन्होंने इस तरह की बात की है। तो ये जो है लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज, ये यही है कि आप अगर कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, यानी अगर आपका चैनल है तो आपने अपने चैनल को यूट्यूब के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली चलाना है। उन्होंने एज रिस्ट्रिक्शंस लगाई होती हैं कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो सही हैं, मुनासिब हैं या नहीं, उसके अकॉर्डिंगली आपने चलना है, ठीक है, अदरवाइज जो है वो डीमोनेटाइज कर देते हैं। तो बस ये है कि आपने अगर कुछ करना है तो इस उनके लॉज के अकॉर्डिंगली चलना है। तीसरा मैंने आपको पढ़ के बता दिया। उसके बाद है अवॉइडिंग एड्स, सर्चिंग द फॉलोइंग कैन अवॉइडिंग अननेसेसरी एड्स, योर ईमेल, मेडिकल इश्यूज एंड ड्रग्स, योर नेम, योर लोकेशन, योर फेवरेट थिंग्स। इनके ऊपर आप प्राइवेसी भी लगा सकते हैं, ठीक है, सर्च इंजन्स में कि किसी को शो ना हो। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप ये कहें कि आप अपने गूगल अकाउंट के ऊपर जो है इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो प्राइवेसी लगा लें कि ये आप इनसे अवॉइड करना चाहते हैं, इस तरह की कोई ऐड ना आए मेरे इस अकाउंट पे, या मैं जब भी कोई चीज़ सर्च करूँ, ठीक है। ये होता है, उनके अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद है डेंजरस टू सर्च। यहाँ पे सर्चिंग में वो ये कह रहा है कि आप हमेशा जो है इस तरह की सर्चिंग
करने से अवॉइड करें। अब उनमें कौन कौन से टॉपिक हैं? प्रेशर कुकर बॉम्ब स्टोरी, अटैक, सुसाइड बॉम्ब, किलर्स हो गया, टेरिफाइंग हो गया, किलिंग हो गया, पॉइजन्स हो गया, मर्डर हो गया। अब ये सारी वो कह रहा है कैटेगरीज, इनको आप जो है वो अवॉइड करें गूगल पे सर्च करने की। क्यों? क्योंकि जब कोई इस तरह का होता है वाकया या कोई इंसिडेंट, तो गूगल क्या करता है, जिन जिन लोगों ने इन चीज़ों की सर्चिंग की हुई होती है ना, उनकी लोकेशन को ट्रेस करता है। ये देखें, पर्टिकुलर लोकेशन फ्रॉम वेयर सच सर्चिंग वाज परफॉर्म्ड। तो आप जो है इन चीज़ों को अवॉइड करें। अब आपको अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि आपने किस तरह की चीज़ों को सर्च करने से अवॉइड करना है, तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। कॉमन सी चीज़ें आप अपने कॉन्सेप्ट पे भी लिख सकते हैं, जरूरत नहीं है आपने इनको ही रटा मारना है। साइबर सिक्योरिटी अटैक्स में भी वो कह रहा है कि अवॉइड करें आप इन चीज़ों को। हैकर्स होते हैं जो हमारी चीज़ों को हैक कर लेते हैं। उसके बाद है अनप्लेजेंट रिजल्ट्स, स्मोकर्स लंग्स, स्किन कंडीशंस, यू माइट सर्च। अच्छा, ये सिमिलर थिंग्स माइट गेट अनप्लेजेंट, ये भी उन्होंने कहा है कि अनप्लेजेंट रिजल्ट्स होते हैं इनके। ये भी इसी तरीके से, फॉर एग्जांपल आप जो है वो सर्च करते हैं अपनी स्किन के हिसाब से कोई चीज़ प्रोडक्ट, आप वो प्रोडक्ट परचेज करके जो है वो अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन वो आपके लिए जो है वो साइड इफेक्ट आपको देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक अनप्लेजेंट रिजल्ट्स थे आपके लिए, और जहाँ से आपने सर्च किया उनको आपकी स्किन की कंडीशन का नहीं पता था। या तो आप प्रॉपरली लाइव जो है वो कंसल्ट करें किसी के साथ, ठीक है? तो सिर्फ सर्चेस पे मत रहें, वो आपको अनप्लेजेंट रिजल्ट्स भी दे सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट उन्होंने बात की है कि आपने एक मैकेनिकल मशीन से इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे वर्क कैसे करना है। एक मैकेनिकल मशीन को इलेक्ट्रॉनिक मशीन में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है, या उसका कैसे यूज़ करना है। अब उन्होंने एक कंप्यूटर की जो है डिवाइस को इंट्रोड्यूस करवाया है, वो है अबेकस। अबेकस क्या है? यहाँ पे आपने 2 से 3 MCQs प्रिपेयर करने हैं। अबेकस क्या है? ये एक चाइना की जो है वो चाइना ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, ठीक है, और ग्रीक एंड रूमर सिविलाइजेशन, ये आपने वर्ड याद रखना है। इसके रूट्स कहाँ से हैं? चाइना से हैं और ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन से हैं। अब ये रॉड किस चीज पे कंसिस्ट होती है? ये होती है बीड्स स्ट्रंग के ऊपर ऑन रॉड्स। अब ये रॉड्स लगी हुई हैं, ठीक है, रॉड्स के अंदर क्या है? बीड्स हैं, ठीक है। अब ये बीड्स क्या करती हैं? ये माउंटेड करती हैं रेक्टेंगुलर फ्रेम के अंदर। ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, इसके अंदर रॉड्स लगी हुई हैं, रॉड्स के अंदर बीड्स डले हुए हैं। अब ये जो बीड्स हैं इन्होंने ऊपर नीचे जो है वो मूव करना है। ये है एक अबेकस का कॉन्सेप्ट। आगे हम देखते हैं, उन्होंने बस इतना ही इसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो आपने भी बस इतना ही अबेकस का तैयार करना है जितना आपके नोट्स में अवेलेबल है। नेक्स्ट उन्होंने दूसरी टेक्नोलॉजी की बात की है जो कि गियर्स था। अब सबसे पहले क्या आया था? अबेकस आया था, उसके बाद क्या था? गियर्स। अब गियर्स में आपने 3 ऑथर्स के नाम याद करने हैं MCQs के लिए, और उनकी जो है वो सेंचुरीज याद करनी है, या कह लें वो डेट्स। ब्लेज पास्कल कौन था? ये फ्रांस का था, और उसका जो दौरानिया है वो ये है 1623 से 1662 का। उसके बाद है गॉटफ्राइड विलियम लेबनीज। ये कौन है? ये थे जर्मनी से। हाँ पी लो, फिर पी लो, ठीक है, ये जर्मनी से थे। उसके बाद है चार्ल्स बाबेज। अब जो चार्ल्स बाबेज है वो इंग्लैंड से थे, ठीक है, आपने इनका याद रखना है। ब्लेज पास्कल जो थे वो फ्रांस के थे, और जो लेबनीज था वो जर्मनी का था, और जो चार्ल्स बाबेज थे जो फादर कहलाते हैं कंप्यूटर के, वो इंग्लैंड से थे। अब हो सके तो आप इनकी डेट्स भी याद कर लीजिएगा। इन्होंने ये जो है गियर की टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया था। अब ये क्या करती थी? ये पोजीशनिंग को शो करती थी। दीज मशीन्स रिप्रेजेंटेड डाटा थ्रू गियर पोजीशनिंग, ठीक है। क्या होता था इसमें? जो भी आप अपनी लिखते थे, लाइक आपने कोई चीज लिखी है, उसका जो रिजल्ट होता था ना वो पेपर पे ये प्रिंट करता था। ये है गियर टेक्नोलॉजी, ठीक है। गियर टेक्नोलॉजी को 3 लोगों ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, और उनकी डेट भी दी गई है। तीनों के कंट्रीज का भी बताया गया है कौन कौन से हैं। फिर ये बताया गया है कि आउटपुट फ्रॉम पास्कल्स एंड लेबनीज मशीन्स वाज अचीव्ड बाय ऑब्जर्विंग द फाइनल गियर पोजीशन। हम किस से उनकी आउटपुट को ऑब्जर्व करते थे? गियर पोजीशंस से, ठीक है। और ये गियर पोजीशंस में क्या था?
अच्छा, अब उन्होंने दो चीजें बताई हुई। एक उसने कहा है कि पास्कल और लेबनीज ने जो काम किया वो था गियर पोजीशनिंग का, ठीक है। और अब जो बेबेज का काम था, बेबेज ने क्या किया था, उसने क्या किया था, ये मशीन्स जो थी जो काम करती थी गियर पोजीशनिंग के अकॉर्डिंगली, इनके रिजल्ट को पेपर के ऊपर जो है वो प्रिंट करता था, ठीक है। ये दो डिफरेंस आपने याद रखने। ब्लेस और पास्कल और लेबनीज ने क्या किया था, गियर पोजीशनिंग की फाइनल ऑब्जर्विंग की थी, और बेबेज ने इस फाइनल ऑब्जर्विंग के रिजल्ट्स की कंप्यूटेशंस को पेपर के ऊपर प्रिंट किया था। बस ये है गियर की टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख लें, ये गियर की टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये जो है ना उन्होंने प्रिंट्स आउट दी होंगी, ये जो पेजेस हैं यहाँ पे,